हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस एंड अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है ये आपको पता है। इस दिन हमारा संविधान हमें मिला था, पर जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं क्या उनके बारे में आपको पता है। रिपब्लिक डे की रेलेवेंस तो आपको पता होगी कि 26 जनवरी ही वो दिन क्यों होता है, क्योंकि असल में 26 जनवरी को ही रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और उसी दिन को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे अनाउंस किया गया था। क्योंकि अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असल में 26 नवंबर को ही तैयार हो चुका था, लेकिन इसको अडेप्ट करने के बावजूद 26 जनवरी तक वेट क्यों किया गया इस तारीख की वजह से, जब पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की गई थी और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी कारणवश 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। पर जो हम झांकियां देखते हैं रिपब्लिक डे पर, ये जो टैब्लो आते हैं ढेर सारे, ये कैसे डिसाइड होते हैं कि कौन से राज्य यहाँ पर आएंगे और क्यों कुछ राज्य यहाँ इस थीम पर आते हैं, कुछ नहीं आते, और कौन मैनेज करता है ये जो झांकियां होती है रिपब्लिक डे की, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन से मंत्रालय से आप परमिशन लेते हैं, कौन डिसाइड करता है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस, आपको पता है इसके बारे में। तो देखिए, असल में ये जो सिस्टम है ये फॉलो होता है हर एक रिपब्लिक डे पर, जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो हर राज्य या जो भी प्रपोजल भेजते हैं उनको देखती है, उनको रिव्यू करती है, इनवाइट करती है पहले प्रपोजल, जब प्रपोजल आते हैं उनको फिर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के थ्रू फिर टैब्लो को डिसाइड किया जाता है कौन सा यूज़ किया जाएगा। जो हर साल एक थीम होती है जो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि इस साल की परेड की थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट एंड एस्पिरेशन। तो वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए इस बार जितनी भी झांकियाँ निकली उनमें मुख्य रूप से महिलाओं को केंद्र में रखा गया था, और जो थीम जो परेड थी वो वुमेन एम्पावरमेंट और उनके एस्पिरेशन को डेडिकेटेड थी। जो ओवरऑल थीम थी इस बार की वो थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये सच्चाई है कि अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखें तो कहते हैं हम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मॉडर्न में खुद को अमेरिका क्लेम करता है, पर रियलिटी ये है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अगर कोई दुनिया में है सबसे पुरानी तो वो इंडिया है। आपको वैशाली और उससे पहले के गणराज्यों में इसकी छवि मिलती है। और जो टैब्लो है इसमें जो सिस्टम होता है जिसके तहत सब अपने प्रपोजल भेजते हैं, प्रपोजल को भेजने के बाद देखा जाता है कि जो आप टैब्लो भेज रहे हैं उसमें किन चीज़ों के ऊपर काम किया जा रहा है, थीम के हिसाब से परफेक्ट है कि नहीं, जो थीम साल की सेट है, और जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाता है या नहीं, उसको आप किस तरह से और बेहतर बना रहे हैं। इसमें से फिर सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि भारत में इतने सारे राज्य और इतने सारे मंत्रालय हैं कि हर राज्य को सेलेक्ट करना संभव नहीं है। अब जरा समझते हैं जो मुख्य चीज़ें हुई। जैसे वंदे भारतम प्रोग्राम किया गया जिस पे पूरा एक डांस प्रोग्राम किया गया, इसमें शक्ति फॉर्म के ऊपर फोकस किया गया। तो अगर आपसे मैं पूछूं वंदे भारतम प्रोग्राम का जो म्यूजिक था किसने कंपोज किया था, तो राजा भावतारणी और लोकनंद दास गुप्ता ने किया था। कार्नेटिक और हिंदुस्तानी मिक्सचर था ये, और ये असल में किस मिनिस्ट्री के अंदर आया था, मिनिस्ट्री की कल्चर के अंदर आया था। काफ़ी इसमें जो डांस फॉर्म्स थे उसका इस्तेमाल किया गया, हर तरह के डांस फॉर्म को दिखाया गया, चाहे ओडिसी हो, चाहे कथकली हो, चाहे भरतनाट्यम हो। और ये जो टाइटल था इसका टैब्लो का वो था शक्ति रूपेण संस्थिता। कहाँ हुआ हमें पता है, कर्तव्य पथ स्पेसिफिकली बनाया गया था और रिसेंटली अनवील किया गया, जहाँ पर रिपब्लिक डे की परेड्स होती हैं। और टैब्लो जो है वो शक्ति फॉर्म को दर्शाता है देवी की। इससे अगेन जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसका हमें और क्लियरली यहाँ से पता लगता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। बाकी जो आर्म फोर्सेस उनकी अलग अलग झांकियाँ आई थी। जो नेवी का था टैब्लो उसका नाम था नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता। एयरफोर्स ने भी इसी तरह अपना साउंड बेरियर क्विक मार्च निकाला। तो हर एक तरह पे अलग अलग जो तेजस, जैसे एयरफोर्स का टैब्लो था उसमें स्पेसिफिकली तेजस और सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को दिखाया गया। इसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्सेस के गरुड़ कमांडोज को दिखाया गया, जो दिखाता है कि एयरफोर्स ये प्रदर्शित कर रहा है किस तरह बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, केवल आसमान में ही नहीं ज़मीन पर उनके कमांडोज को भी दिखाया गया इसके अंदर। और इंडियन एयरफोर्स पोटेंट, पावरफुल एंड सेल्फ रिलायंट, यानी सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ये पूरी थीम के ऊपर उनके लगा हुआ था। तो ये भी दिखाता है अलग अलग एयरफोर्स और नेवी के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया उसका क्या मतलब होता है। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि पहली बार इंडियन रिपब्लिक डे एक ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट गई थी, जो अभी तक की सबसे बड़ी किसी सेरेमनी में जो पहली बार महिला तीनों सर्विसेज कंटिजेंट गई थी। इसके अलावा जो अग्निवीर कंटिजेंट है वो भी इस बार गए थे। तो जो इसको लीड करी थी वो थी दीप्ति राणा और प्रियंका सेवदा। जो 10 वुमेन ऑफिसर्स थी, जो हमारी जो आर्टिलरी होती है उसमें पहली बार महिला ऑफिसर को कमीशन किया गया था। और ये अपने साथ जो वेपन ले गई थी वो थी स्वाति वेपन, जो कि एक लोकेटिंग रडार है, और पिनाका रॉकेट सिस्टम जिसको दिखाया गया। तो आपको दिख रहा है पीछे वेपन पिन के साथ गए थे। तो ये चीज़ें थी। पहला ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट कब आया, 2024 की रिपब्लिक डे पे आया। अब
जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कई राज्यों ने अलग अलग चीज़ों को प्रदर्शित किया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का पहला विलेज, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, अगर आप चाइना से इंडिया की तरफ आते हो तो पहला विलेज कौन सा होगा, तो माना विलेज। और उसी माना विलेज को इस बार उत्तराखंड ने दर्शाया। माना विलेज असल में जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है इससे 26 किलोमीटर दूर है। ये जो पॉइंट है कि भाई माना विलेज कहाँ लोकेटेड है, क्या रेलेवेंस है, इससे वो ज्योग्राफी हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हालांकि इसमें इन्होंने जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी दर्शाई। गोवा का टैब्लो भी खास था क्योंकि उसमें दिखाया गया भगवान परशुराम को। कहा जाता है, एक फोक टेल है कि जब उन्होंने अपना फरसा या जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, वो जब पानी में अरबियन सी में फेंकी थी तो उसके बाद पानी नीचे चला गया था और थोड़ी ज़मीन निकल के बाहर आ गई थी। जो गोवा का एरिया है वहाँ से निकल गया था। फोक टेल है ये, तो ये उसको प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पर उनको दर्शाया गया था। जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब ने अपनी अपनी स्कीम्स को, जो सिटीजन सेंट्रिक स्कीम है उसको प्रदर्शित किया। हिमाचल प्रदेश ने अपना कुल्लू दशहरा फेस्टिवल दिखाया। अब कुल्लू दशहरा फेस्टिवल का जो डिस्क्रिप्शन है ये दिखाता है कि ये फेस्टिवल क्यों होता है। नॉर्मली हम दशहरा के साथ रिलेट करते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है। ये कहानी आती है 17वीं सेंचुरी की, जब प्रभु राम का एक जो आइडल था वो, उनकी मूर्ति को अयोध्या से लाया गया एक पूरे सेटअप के साथ, एक पूरे थ्रोन के साथ, और उनको जो राजा जगत सिंह हैं उन्होंने उसको वहाँ का डीटी बना दिया। भगवान राम की इस मूर्ति को वहाँ के, जिसे कुल देवता कह सकते हैं, कुल देवता तो गलत शब्द होगा, पर ओवरऑल डीटी वहाँ का बना दिया राजा जगत सिंह ने। और उसी के बाद से, उसी समय से वहाँ पर कुल्लू दशहरा फेस्टिवल मनाया जाता है। 17वीं सेंचुरी का फेस्टिवल है ये। और इसके अलावा टैब्लू में जो चैरियट थे, जो रथ थे, इन सबको दर्शाया गया। ये बात होगी किसकी, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ने क्या दिखाया, कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। उत्तराखंड ने क्या दिखाया, माना विलेज। ठीक इसी तरह कुछ और राज्यों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाई। जैसे हम बात करें अगर राजस्थान की, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा घूमर डांस इसमें प्रदर्शित किया गया। घूमर डांस एक बहुत ही रेलेवेंट डांस फॉर्म है, कहाँ से आता है, राजस्थान से। इसके अलावा बांधेज, बगड़ू प्रिंट और एप्लीक वर्क को भी दर्शाया गया। बांधेज एप्लीक वर्क क्या होता है, तो देखिए ये बांधेज फैब्रिक है और ये दूसरा जो आप देख रहे हैं ये बागड़ू प्रिंट है। तो बांधेज मतलब बांधने से जुड़ा हुआ है। काफ़ी फेमस साड़ी का एक डिज़ाइन होता है, यहाँ पर कपड़े को बांध कर टांगा जाता है, जिसमें उनका एक अलग फ्लेवर, एक अलग तरह का, जो फ्लेवर नहीं कह सकते, उसका एक अलग वाइब्रेंसी आती है कलर्स में और कपड़े में, फैब्रिक में। जबकि जब आप दूसरे जो इस डिज़ाइन को देखो तो यहाँ पर वुडन ब्लॉक्स की प्रिंटिंग की गई है। हैंड ब्लॉक वुडन जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। चिप्पा का इस्तेमाल करके इसे बनाया जाता है। तो ये बागड़ू प्रिंट है। और दूसरा हमने देखा बांधेज, बांधानी भी इसे कहते हैं। बांधनी मतलब बांध से, बांधने से कहते हैं, संस्कृत के शब्द से ये इनको उत्पत्ति हुई। तो दोनों फैब्रिक्स कहाँ के हैं, राजस्थान के। दोनों को प्रदर्शित किया राजस्थान के टैब्लो में। तो यहाँ आपको देखा कि दो प्रिंट्स कपड़ों के और एक डांस फॉर्म को स्पेसिफिकली इन्होंने सामने प्रदर्शित किया। लद्दाख का भी अपना खुद का उन्होंने प्रदर्शित किया। उन्होंने आइस हॉकी को दर्शाया, आइस हॉकी की टीम को प्रदर्शित किया लद्दाख ने। मणिपुर का जो इस बार टैब्लो था वो भी खास रहा, क्योंकि वहां पर एक ऐसे मार्केट को दिखाया जो केवल महिलाएं चलाती हैं, उसको प्रदर्शित किया गया। उस मार्केट को कहते हैं क्या, ईमा कैथल। ईमा कैथल असल में सेंचुरी पुराना मार्केट है, जो मार्केट सभी प्रकार के सामान आपको यहाँ मिलते हैं और ये मार्केट चला आ रहा है और इसमें केवल महिलाएं ही से रन करती हैं। तो एक बहुत खास मार्केट है जो किसने दिखाया, मणिपुर। तो ईमा कैथल मार्केट कहाँ लगता है, मणिपुर में। अभी गौर करिए, इन सभी ने वुमेन सेंट्रिसिज्म पे फोकस किया है, जो दिखाता है भारत में महिला सशक्तिकरण और भारत के लोकतंत्र में, भारत के सिस्टम में महिलाओं का जो केंद्र में रोल रहता है उसके बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं ईमा कैथल क्या है, पहला विलेज अगर हम तिब्बत से भारत की ओर आए वो क्या है, तो माना उसका नाम है। कुल्लू दशहरा आम दशहरा से कैसे अलग है, कौन से राजा ने इसकी शुरुआत की, इस तरह के सवाल आपको प्रिपेयर करने चाहिए। इस बार कश्मीर के जो टैब्लो में लेवेंडर की फार्मिंग को दिखाया, कैसे कश्मीर में लेवेंडर फार्मिंग के थ्रू पूरे राज्य में एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है। तो लेवेंडर फार्मिंग कहाँ प्रोत्साहित की गई, तो कश्मीर में। उससे जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं सब आपके लिए रेलेवेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें उड़ीसा में, तो यहाँ दिखाया गया ट्राइबल वुमेन का क्या रोल रहा है और जो इंपॉर्टेंट फोकलोर है वो प्रदर्शित किया गया उड़ीसा की भी जो टैब्लो है उसमें। जबकि गुजरात ने ढोडो विलेज को प्रदर्शित किया। अब ढोडो विलेज क्या है, इसको हाल ही में वर्ल्ड जो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उसने बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया था। तो उस जो कच्छ का, इसे कहते हैं ज्वेल ऑफ रण ऑफ कच्छ, ढोडो विलेज, इसको अवार्ड दिया था। इसको प्रदर्शित किया गुजरात ने। तो हर एक राज्य ने मुख्य रूप से एक न एक जो एस्पेक्ट है अपने राज्य की खूबसूरती का, जो एक अचीवमेंट है मिनिस्ट्रीज ने वो शोकेस करी। जो डिफेंस विंग है उन्होंने अपने अपने चीज़ों को प्रदर्शित किया। ये सब एक ओवरऑल
क्या प्रदर्शन करता है? ये दिखाता है इंडिया की डाइवर्सिटी, यूनिटी इन इंडियाज डाइवर्सिटी। और इसीलिए इंडिया का जो टैब्लो होता है वो कुछ इस तरह रन किया जाता है कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सबसे प्रपोजल लेगी जो उन्हें सबसे सूटेड लगेगा उस साल की थीम के हिसाब से, और जो बेहतर टैब्लो का डिज़ाइन प्रेजेंट कर पाएंगे ट्रायल भी किया जाता है, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है। और हर जो राज्य होता है या हर जो मिनिस्ट्री होती है अपने टैब्लो में एक विशेष चीज़ की जो उनकी अचीवमेंट है उसको प्रदर्शित करती है, उसी हिसाब से फिर वो टैब्लो परमिट किया जाता है और वो रिपब्लिक डे पे आता है और राष्ट्रपति के सामने और पूरे देश के सामने प्रदर्शित किया जाता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जहां हमने समझा कि कैसे असल में रिपब्लिक डे पे जो परेड होती है उनके लिए चयन किया जाता है टैब्लोज का, और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स इस बार टैब्लो में देखने को मिले। ये था आज का वीडियो, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।